जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये दोस्तों जीएस पॉइंटर जो चल रहा था उसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं और ये जीएस पॉइंटर इसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला जो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश और गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, साथ ही साथ लोधी वंश। इन टॉपिकों को इस वीडियो में कवर करेंगे और विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद दूसरी जो है वीडियो में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन वगैरह देखे जाएंगे। तो ये जीएस पॉइंटर का वन लाइनर है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसको देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चूंकि इससे पहले आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र है, घटना चक्र पूर्वालोकन का, वो कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो घटना चक्र पूर्वालोकन की जितनी भी सीरीजें हैं वो सभी कंप्लीट हो गई हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप जा करके देख सकते हैं। तो इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का है। तो मक्का दोस्तों ये सऊदी अरब में स्थित है। और वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो अरबों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी वो 712 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी और पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। वहीं इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो थे अरब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों अल्पतगीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उन्हीं को ऐसे हम लोग वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो वह चंदेल शासक कौन था जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो वो था दोस्तों विद्याधर। विद्याधर एक चंदेल शासक था जो गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही है, 17 बार आक्रमण किया। और कारण आर कह रहा है कि वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये गलत है, वो शासन नहीं करना चाहता था, वो धन भारत से लूट कर ले जाना चाहता था। तो एक कथन तो सही है अर्थात ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो दोस्तों था उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाहनामा का लेखक कौन था। फिरदौसी था, ध्यान रखिएगा। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे और ये संबंधित थे महमूद गजनवी के दरबार से, ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार यो मुस्लिम विद्वान कौन था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला
प्रथम इतिहासकार जो मुस्लिम जो विद्वान था वो दोस्तों था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी भारत में आया था। तो अल बरूनी भारत में कब आया था? अल बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी के संबंध में सत्य कथन क्या है, ये बताना है। तो अल बरूनी के संबंध में जो सत्य कथन है, तो पहला ये है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। दूसरा, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तीसरा, वह संस्कृत का विद्वान था। और चौथा ये कि वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। ये दोस्तों अल बरूनी के विशेषताएं थी। अल बरूनी के बारे में सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए। तो एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ जो चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे वह महमूद गजनवी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो वह मध्य एशिया का शासक कौन था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो ये दोस्तों था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है मध्य एशिया का शासक था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आगे कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ये पराजित किया था दोस्तों भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। भीम द्वितीय और या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद को पराजित किया था, ये पराजित किया था दोस्तों चंदावर के युद्ध में। और ध्यान रखिएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया तो 1194 में। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम था? चंदावर का युद्ध था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये दोस्तों था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का जो सही क्रम है वो क्या है? क्रम जरूर याद रखिएगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्रम ये है कि सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, फिर चंगेज खान ने, उसके बाद तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इन मतलब 4 जो आक्रमणकारी थे उनका क्रम यही सही है कि सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान और उसके बाद तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो वह मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी, जिसने जो सिक्के चलाए थे उसमें लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो जो है मोहम्मद गौरी ने जो प्रथम अक्ता प्रदान किया था भारत में, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो ये दोस्तों था बख्तियार खिलजी का दास था। बख्तियार खिलजी का दास था मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अब आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आता है पहला गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में जितने भी क्वेश्चन अब तक के वन लाइनर बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एज ए वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो दोस्तों था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात ये लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का जो झोपड़ा है,
2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये दोस्तों एक मस्जिद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में जो योगदान देने वाला था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। यानी इन तीनों ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपनी बनाई थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व के गिरने के बाद हुई थी। यानी घोड़े से चौगान का क्रीड़ा खेल रहा था और उसी के दौरान घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में जो स्थापित किया था ये किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो ये दोस्तों था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया। तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। इल्तुतमिश के काल में जो है चंगेज खां भारत आया था उत्तर पश्चिम सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। तो जो मंगोल है पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का जो मूल नाम था वो था तेमुचिन। तेमुचिन ये चंगेज खां का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो पहला सूबेदार नियुक्त किया था वो नियुक्त किया था मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ किसका था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वो हाथ था दोस्तों तुर्कों का, क्योंकि तुर्क जो है रजिया को सुल्तान बनते नहीं देखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान जो थे बलवन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन जो है बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की जो नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान था वो दोस्तों था बलवन। बलवन को रक्त और लौह की नीति अपनाने जाने वाला शासक भी माना जाता है और इसने अपनाया था तो वो था बलवन। अगला क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है, जिसमें कथन ये कह रहा है कि बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो ये दोस्तों सही है। कारण भी कह रहा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमाओं को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये कारण भी सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और किंतु एक ही जो समुचित व्याख्या है वो आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने धारण की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है कि जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो दोस्तों था बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध फारसी जो त्योहार है नौरोज। तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज है, ध्यान रखिएगा फारसी त्योहार है नौरोज। वो आरंभ करवाया था किसने? आरंभ करवाया था? तो ये आरंभ करवाया था बलवन ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवन के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या क्या सत्य कथन है?
कि उसने नियामत ई खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। साथ ही साथ नसरुद्दीन महमूद ने उसे अलुग खां की उपाधि भी दी थी। तो अलुग खां की उपाधि पाने वाला सुल्तान कौन था? बलवंत था। और बलवंत के बारे में ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था? तो ये दोस्तों कहा था बलवन ने। बलवन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। अब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा था और वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था, तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की राजगद्दी पर जो है अफगान शासकों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो दिल्ली की गद्दी पर जो अफगान शासक थे उसमें सबसे पहले बहलोल खान लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में खातौली के युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जाता है दोस्तों सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करने वाला जो शासक था वो शासक था दोस्तों सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो अन्न के ऊपर से कर जो समाप्त करने के लिए जाना जाता है और ये जाना जाता है सिकंदर लोदी को, क्योंकि सिकंदर लोदी ने जो है अनाज पर कर समाप्त कर दिया था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो दिल्ली पर शासन करने वाले जो सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, उसके बाद सैयद वंश ने और फिर लोदी वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। तो गुलाम वंश का नहीं था दोस्तों ये इब्राहिम लोदी, ये गुलाम वंश का नहीं था। बाकी बलवन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो शासक थे ये गुलाम वंश के शासक थे। अब हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर के रूप में देखते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कह रहा विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री थी वो कौन थी? तो वो कवयित्री का नाम है दोस्तों गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला विजयनगर का शासक था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि सही कथन पर आधारित है और सही कथन ये है कि पहला है कि नरसिंह शालो ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर शालो वंश आरंभ किया। दूसरा है वीर नरसिंह ने अंतिम शालो शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। तीसरा कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय जी थे। ये सारे कथन दोस्तों सही हैं। और नेक्स्ट कह रहा है
कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस शासक के साथ लड़ा था वह कौन थे? तो वो दोस्तों थे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ जो है राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है लड़ा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। 8 दिग्गज जो थे थे 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय और राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसने आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय जी को, आंध्र भोज की उपाधि मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन जो स्वर्ण युग था वो क्या था? तो ये दोस्तों था तेलुगु साहित्य का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी, तो कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलपुर नगर की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था, तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है ये निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासन काल में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो ये अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकोलो कोंटी था, तो निकोलो कोंटी ये दोस्तों इटली का एक यात्री था। निकोलो कोंटी जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कौन? निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को जो आश्रय प्राप्त था वो विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1565 में प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? तो 1565 में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो वेंकट द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो दोस्तों थी भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित जो है सही कथन है। तो इसमें पहला है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा ये है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानियों का प्रतिनिधित्व करते थे, तो वो दोस्तों था हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो चीन के सम्राट के पास जो अपना राजदूत भेजा था वो विजयनगर के शासक थे बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय जो है स्वर निकालते हैं, ये अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों हम्पी में अवस्थित है। तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखेंगे। प्रशासन के साथ साथ जो है ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में साहित्य देखेंगे और साहित्य कला एवं स्थापत्य, ये सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ विविध देखेंगे, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है इसको 2 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टीजीटी पीजीटी कॉमर्स
सब्जेक्ट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।